दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी अजीबोगरीब परिस्थिति में फंसी हुई है। एक तरफ उसे लोकसभा चुनाव के समय का संविधान बचाओ और पीडीए का नारा दिखाई दे रहा है, जो उसके चुनावी हिंदुत्व को तोड़ता हुआ दिख रहा है। तो दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ग्रुप, उनका खेमा कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में है। अभी हरदोई में एक विधायक का बयान आया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक विधायक को लेकर अलग सी परिस्थितियां हैं, और इन सब के बीच नागपुर में 30 मार्च को जिस बैठक की काफी चर्चा हो रही है, उस बैठक में भी उत्तर प्रदेश का मामला एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। इस बात को लेकर अंदर से पुख्ता संकेत मिल रहे हैं। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की अहमियत इतनी क्यों है? तो उत्तर प्रदेश की अहमियत इतनी इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बूते ही भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अकेले बहुमत का प्रधानमंत्री बनाया। और उत्तर प्रदेश ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रुख मोड़ना शुरू किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश फैक्टर की और उस बैसाखी पर चलने के लिए मजबूर हो गई। तो क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता फिसल जाएगी? तो बैसाखी लायक स्थिति भी यूपी नहीं रहने देगा। यही तो असली चिंता है। और इसी चिंता के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को पद पर बनाए रखे या पद से हटाए, इसको लेकर मंथन का दौर चल रहा है। 2027 में यानी ठीक 2 साल बाद चुनाव होने हैं। चुनाव फरवरी मार्च 2027 में जब उत्तर प्रदेश में होने हैं, तो चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी रणनीति अपनाई जाए, किस चेहरे को सामने रखा जाए, और कैसे उत्तर प्रदेश में 17 और 22 की तरह 27 में तीसरी सरकार बनाई जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा गंभीर है। गंभीर स्थिति इसलिए भी है क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कब अपने गठबंधन और अपनी राजनीतिक शिनाख्त को बदलते हुए नजर आए। कोई नहीं जानता। और नरेंद्र मोदी की पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व, इन सब के लिए लखनऊ की सत्ता बचाना दिल्ली की सत्ता बचाने जितना ही, और कुछ मामले में देखें तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। लखनऊ बचेगा तभी दिल्ली भी बचेगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में वोट दिलाने वाले चेहरे नहीं रहे? ऐसी बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ के नाम पर आज भी वोट मिलते हैं। योगी आदित्यनाथ आज भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली दौरे पर एक टीवी इंटरव्यू के दरमियान योगी आदित्यनाथ ने इस सवाल का जवाब कि उन्हें दिल्ली आना पसंद है, क्या वो दिल्ली आने की तैयारी करेंगे, इसके जवाब में जो उन्होंने कहा कि वो गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करेंगे, उसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिर बीजेपी यूपी को लेकर क्या सोच रही है। नागपुर से लेकर गोरखपुर तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, यहां तक कि गुजरात लॉबी तक इस बात की चर्चा गर्म है कि बीजेपी के अंदर जो चेक एंड बैलेंस चलता है, मतलब नंबर 2 बहुत ताकतवर नहीं होने पाए तो लखनऊ और मुंबई के मुख्यमंत्रियों को यानी देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ को चेक एंड बैलेंस की तरह इस्तेमाल किया जाए। और लखनऊ बहुत ताकतवर ना होने पाए, इसके लिए अपने बेहद खासम खास राजनेता को और एक खास ब्यूरोक्रेट को, एक को राज्यपाल बनाकर तो एक को भारतीय जनता पार्टी में वीआरएस दिलाकर शामिल करके फिर लखनऊ में डिप्यूट कर दिया जाए। रणनीति यही रही है दिल्ली की। लेकिन इस रणनीति के सहारे अब चुनावी नैया पार होती नहीं लगती। चुनावी नैया इसलिए पार होती हुई नहीं लगती क्योंकि सोशियोलॉजी की भाषा में, समाजशास्त्र की भाषा में जिसे कहते हैं सबअल्टर्न राइज, समाज के वंचित तबके सामाजिक राजनीतिक भागीदारी में खुद को पिछड़ा मानने वाले तबके का राजनीतिक उभार, जब उनकी राजनीतिक चेतना कहीं ना कहीं एक क्लास स्ट्रगल में, क्लास की चेतना में, एक वर्ग की चेतना में तब्दील होती हुई दिखाई देती है, तो उसे हम कहते हैं मंडल पॉलिटिक्स। कई लोग इसे मंडल पार्ट 2, मंडल पार्ट 3, जो भी नाम देना होगा देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव का नतीजा यह साफ करता है कि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के कमजोर पड़ने से निराश हुआ दलित वोटर संविधान बचाओ के नारे के साथ भाजपा के विरोध में खड़ा होना शुरू हुआ। वहीं दूसरी तरफ प्रभुत्वशाली ओबीसी जातियों के बीच गैर यादव ओबीसी नेतृत्व की मांग
कमजोर होती गई और कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई दिया कि जब भाजपा के मौजूदा सवर्ण नेतृत्व और अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव करना है तो क्यों ना अखिलेश यादव वाले नेतृत्व को यानी पिछड़े वर्ग के साथ ही चला जाए। और इसी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुत हद तक प्रभावित कर दिया। और एक बार जो ट्रेंड चल जाता है वो घटने की बजाय बढ़ता चला जाता है। जैसे चुनावी हिंदुत्व का ट्रेंड चला 91 से 1991 से उत्तर प्रदेश में वो साल दर साल बढ़ता चला गया। ठीक इसी तरह से सपा बसपा का उभार हुआ तो साल दर साल बढ़ता चला गया। पहले बैसाखियों वाली सरकार दोनों की बनी और फिर बाद में दोनों की बारी बारी से बहुमत वाली सरकार बनी। अब यही स्थिति पीडीए के फॉर्मेट में, यही स्थिति संविधान बचाओ के फॉर्मेट में पिछड़े वर्ग और दलित वर्गों के बीच भी इस रूप में सामने आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व की धार को कुंद करते हुए दिखाई देती है। और जब चुनावी हिंदुत्व की धार कुंद पड़ती है तब योगी आदित्यनाथ की पहचान चुनावी हिंदुत्व के एक नायक के तौर पर कम बल्कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर बिरादरी के, राजपूत बिरादरी के एक नेता के तौर पर ज्यादा होने लगती है। और सियासत की यही पहचान रही है। भारत की राजनीति में हमेशा ऐसा हुआ, इंदिरा गांधी पूरे देश की नेता थी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर धीरे धीरे आरोप लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी जाती है। कितना सही था कितना गलत इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान हुआ। 90 का दशक आते आते कांग्रेस पार्टी बिखरने लगी। ठीक इसी तरह से समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा कि पिछड़ों की पार्टी की बजाय ये यादवों की पार्टी है, तो धीरे धीरे सपा आगे बढ़ी, ठीक उसी रफ्तार से वो नीचे गिरी। बसपा पर दलित वर्ग की पार्टी होने से ज्यादा जब पहली अस्थायी सत्ता 5 साल की आई तब ये आरोप चस्पा होना शुरू हुआ कि ये जाटो समाज को का विशेष ध्यान रखने की कोशिश करने वाली पार्टी है। उसके बाद बसपा का भी कमजोर पड़ना शुरू हुआ। ठीक इसी तरह नरेंद्र मोदी जब सामने आए तो नरेंद्र मोदी इस देश में उत्तर भारत की राजनीति में अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के तौर पर सामने आए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी भी वैश्य वर्ग की एक खास जाति के दायरे में हिंदी भाषी भारत में सिमटने लगे। उनके साथ भी जातीय चेतना चस्पा होने लगी। भले ही उसका कोई स्पष्ट प्रमाण हो या ना हो, लेकिन यह दिखने लगा कि पिछड़े वर्ग में जिस जाति के साथ नरेंद्र मोदी का एफिलिएशन उत्तर भारतीय समाज में देखा जाता है, उसको छोड़कर नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई दूसरा पिछड़ा वर्ग अब खुद को उस रूप में साथ देखना वो बहुत ज्यादा मजबूती के साथ साथ दिखाई नहीं देता। यही स्थिति योगी आदित्यनाथ के साथ हुई है। यही स्थिति लालू यादव के साथ हुई। पिछड़ों के नेता से कब यादव के नेता में तब्दील हो गए वो पूरे देश ने देखा। तो राजनीति की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि पहले एक बड़े सेक्शन का नेता होना और फिर धीरे धीरे अलग अलग सेक्शन का छूटते चले जाना। ये नैरेटिव का भी हिस्सा होता है और कई बार कुछ उदाहरणों के द्वारा विपक्षी दल इसे पुष्ट भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ यही हो रहा है। योगी आदित्यनाथ उस स्थिति में नहीं है जब अब चुनावी हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर खुद को वो पेश कर सके। नरेंद्र मोदी भी नहीं है उस स्थिति में कि हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर खुद को सामने रख सके, क्योंकि हिंदुत्व का नारा तभी चलता है जब बहुसंख्यक समाज के बीच कम से कम 40-35% वोट या वो सेक्शन उतना कम से कम उस नैरेटिव के साथ चलने के लिए तैयार हो। अब चेतना वर्गीय भी हुई, जातीय भी हुई और इसी चेतना के बीच में केशव प्रसाद मौर्य को दिखने लगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद करीब आ सकता है। उनके कैंप को लगने लगा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा तो कुर्सी योगी आदित्यनाथ की जगह केशव मौर्य को ही मिलेगी। लेकिन क्या बीजेपी में ऐसा होता है? विजय रूपाणी के समय में नितिन पटेल को भी यही लगता था कि पाटीदार चेहरे के तौर पर उन्हें ही कुर्सी मिलेगी, लेकिन उनकी तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी विजय रूपाणी के साथ ही चली गई। ठीक इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान के बाद कैलाश विजयवर्गीय को लगता था उन्हें ही कुर्सी मिलेगी। क्या हुआ? कुर्सी किसे मिली? कुर्सी मोहन यादव को मिली। ठीक इसी तरीके से बिहार में सम्राट चौधरी को लगता है कि यदि बिहार में सरकार बनी तो उन्हें ही कुर्सी मिलेगी। पहले सरकार बनेगी या नहीं बनेगी तब देखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी केशव प्रसाद मौर्य को लग रहा है कि पिछड़े वर्ग के चेहरे के तौर पर, चूंकि गैर यादव पिछड़ों की एकजुटता एक बार फिर कल्याण सिंह के जमाने की तरह बीजेपी के पक्ष में करनी है,
तो पिछड़े वर्ग के चेहरे की तरह सबसे जाना पहचाना चेहरा वो है, तो लिहाजा बाजी उनके पक्ष में आएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को जानने वाले, उनके काम करने के तरीके को जानने वाले लोग जानते हैं कि पहली बार के विधायक की भी लॉटरी लग सकती है। लेकिन कब? हरदोई में जो विधायक बोले हैं उनके कहने से नहीं। वो विधायक महोदय तो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बेहतर होगा दिल्ली चले जाए, महाराज जी दिल्ली चले जाएं, और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि अब उनका वक्त करीब आ गया है। लेकिन क्या किसी विधायक के कहने से नेतृत्व परिवर्तन होता है? जी नहीं। नेतृत्व परिवर्तन जब होता है तो बड़े से बड़े छत्रप को हटने पर मजबूर किया जाता है। बीजेपी ने कल्याण सिंह को हटाया, फायदा नहीं हुआ। बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को हटाया, फायदा नहीं हुआ। बीजेपी ने विजय रूपाणी को हटाया, फायदा हुआ। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को हटाया, लोकसभा चुनाव में दिखा कि फायदा हुआ। बीजेपी ने वसुंधरा राजे को हटाया, तो वसुंधरा राजे को हटाने के बाद क्या हुआ? सीटें घट गई, नुकसान हुआ। बीजेपी ने खट्टर की जगह हरियाणा में नायब सैनी को लाया, 10 लोकसभा सीटें आधी हो गई, 5 हो गई, और विधानसभा चुनाव भी कड़ी मशक्कत के बाद येन केन प्रकारेण बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। तो ये थंब रूल नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया, पिछड़े वर्ग से चेहरा ला दिया तो वो सत्ता दिला देगा। अब कई सारी बातें चल रही है कि मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी को यह बखूबी पता है कि प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे के सहारे वोट नहीं जुटाए जा सकते। वो जमाना लद गया, अब मुद्दा हावी हो गया। अब या तो मजबूत चेहरा चाहिए, या फिर जाति जनगणना की मांग मान ले बीजेपी, या फिर जाति जनगणना की मांग मानने के बाद आरक्षण बढ़ाने की परिस्थितियों की तरफ जाए। ये तमाम स्थितियां इस तरफ इशारा करती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैच 22 सिचुएशन में जरूर है, वो अभी असमंजस की स्थिति में जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन असमंजस के बावजूद अब भारतीय जनता पार्टी को एक फैसला लेना होगा कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जाना मुनासिब है या नहीं है। और एक फैसला जब लेना होगा तो स्वाभाविक है कि संघ की सहमति लेने की कोशिश होगी। तो क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह संघ की सहमति लेने की बजाय संघ पर ही तो ये दबाव नहीं डाल रहे कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली जाने के लिए, कोई भारी भरकम मंत्रालय संभालने के लिए मनाया जाए और उत्तर प्रदेश में चुनाव तक के लिए एक पिछड़ा मुख्यमंत्री बना दिया जाए? ये दबाव तो नहीं डाला जा रहा। याद कीजिए, कांग्रेस में विलासराव देशमुख को हटाया गया था विधानसभा चुनाव के पहले 2004 के दौर में। सुशील कुमार शिंदे आए थे और सुशील कुमार शिंदे के बाद फिर एक मराठा चेहरा मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो क्या उसी तरह से पिछड़े वर्ग को नेतृत्व दिया जाएगा? यदि दिया भी जाता है तो सवाल यही है कि संघ क्या चाहता है। संघ की जो कार्य प्रणाली रही है, संघ को करीब से जानने वाले लोग जानते हैं कि संघ जब मुरली मनोहर जोशी के पीछे खड़ा नहीं हुआ, संघ जब संजय जोशी के पीछे खड़ा नहीं हुआ, संघ जब नितिन गडकरी के पीछे खड़ा नहीं हुआ, तो संघ योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा हो जाएगा। ये भला कैसे सोची जा सकती है बात? दरअसल संघ के लिए भले ही संघ के लोग जो भी कहें कि बीजेपी का आंतरिक मसला होता है, उससे संघ का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इस देश में सबको पता है कि बीजेपी में इस तरह के बड़े फैसले बिना संघ की सहमति के नहीं होते। तो संघ योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में एक मजबूत चुनौती की को स्वीकार करने की स्थिति में होगा। और क्या संघ इस बात के लिए तैयार होगा कि जमीनी स्तर पर इतना काम किया जाए कि अगड़ा पिछड़ा की लाइन खत्म हो जाए? दरअसल इस देश में चुनावी हिंदुत्व की कोई बाइनरी तैयार हो, या फिर चुनावी हिंदुत्व के दायरे से आगे जाकर देखें तो मंडल की कोई लाइन, मंडल या कमंडल कोई भी लाइन तैयार हो, एक बार जब वो हवा चल जाती है तो 10 से 15 साल लगता है उसे मध्यम पड़ने में। पूरी तरह से ना तो कमंडल खत्म होता है ना मंडल खत्म होता है। वही स्थिति पीडीए के फॉर्मेट में बिहार की जाति जनगणना के बाद उत्तर प्रदेश में एक नई परिस्थितियां उपज कर सामने आई, और उन नई परिस्थितियों में राहुल गांधी और खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब ने संविधान बचाओ के नैरेटिव को जिस तरह से दलितों के बीच ले जाने का फैसला किया,
उसने भारतीय जनता पार्टी की स्थितियों को कमजोर किया। और जब ये बातें सामने आ गई है तो दो ही चीजें योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को बचा सकती है। पहली, संघ और भाजपा को इतना भरोसा हो कि वो अगड़ा बनाम पिछड़ा और उत्तर प्रदेश के कथित ठाकुरवाद के दायरे से बाहर निकलकर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर फिर से चुनाव जीत जाएंगे। और दूसरा, संघ इस बात को लेकर और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर मुतमईन हो जाए कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव को पिछड़ों की जगह सिर्फ यादव समुदाय तक एक बार फिर से सीमित करने में भारतीय जनता पार्टी अपनी सोशल इंजीनियरिंग और सोशल नैरेटिव के सहारे कामयाब हो जाएगी। अगर यह भरोसा बीजेपी और संघ को है तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर यह भरोसा टूटा, अगर यह भरोसा टूटा है या टूट चुका है तो योगी आदित्यनाथ को कुर्सी खाली करनी पड़ सकती है। देखते हैं आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश को लेकर क्या फैसला होता है। 30 मार्च पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इंतजार कीजिए 30 मार्च को क्या निकलकर सामने आता है। आने वाले कुछ दिनों में जो भी सामने आएगा उसका एग्जीक्यूशन, उसे कार्य योजना के रूप में आप सब देखेंगे, हम सब देखेंगे कि हो क्या रहा है। जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना तो तय है कि सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उसे टिकाए रखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा जरूरी उत्तर प्रदेश के चुनावी नैरेटिव को अपने पक्ष में बनाए रखने की कवायद है। कवायद में कामयाबी कितनी मिलती है? स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश की सत्ता में, उत्तर प्रदेश की गद्दी पर लखनऊ की सल्तनत किसके हाथ में होती है, ये काफी कुछ तय करता है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, आगे किसके हाथ में रहेगी इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। केशव प्रसाद मौर्य का कैंप जल्दबाजी में जितना भी हो, केशव प्रसाद मौर्य जल्दबाजी में है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनका कैंप चाहे जितना जल्दबाजी में हो, जल्दबाजी अक्सर भारी पड़ जाती है। भाजपा के कई नेताओं को भारी पड़ी है। तो देखते जाइए क्या होता है। यूपी की राजनीति अब दिलचस्प हो चली है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।